सभी को मेरा नमस्कार और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल समय ज्ञान में। आज हम फिर से कुछ प्रश्नों की सीरीज लेकर उपस्थित हुए हैं और प्रश्नों की सीरीज काफ़ी बढ़िया है, आपको काफ़ी पसंद आएगी और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज हमने शुरुआत की आदिकाल हिंदी साहित्य के प्रश्नों से और चलते हैं प्रश्नों की तरफ, देखते हैं हम कौन कौन से प्रश्न हमारे हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। हिंदी साहित्य के आरंभिक कालखंड को आदिकाल का नाम देने वाले विद्वान हैं। यानी उन्होंने पूछा है कि हिंदी साहित्य का जो आरंभ होता है, आरंभिक जो कालखंड को आदिकाल का जो नाम दिया है वो कौन से विद्वान है। तो जानते हैं हम उनको। का नंबर है हमारे सत्येंद्र, खा हजारी प्रसाद द्विवेदी, गा गिरीशन जी और घा मिश्र बंधु। तो कौन से देखते हैं हम। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक कालखंड को आदिकाल का नाम दिया है। ये सुपर टेट में प्रश्न पूछा गया और काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न कहता है हमारा भोलाशंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है। का नंबर हमारा अवध, खा अपभ्रंश, घा पुरानी हिंदी, घा आरंभिक हिंदी। तो भोलाशंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है ये बताना है। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हमारा है का। अवध का नाम दिया है उन्होंने, आरंभिक रूप को अवध कहा है भोलाशंकर व्यास ने। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, टीजीटी में पूछा गया था। तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, देखते हैं हम। राहुल चक्रवर्ती जी कहते हैं कि उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना है। इससे संबंधित रचना कौन सी है। यानी राहुल चक्रवर्ती ने उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना है और इससे संबंधित कौन सी रचना है ऐसा उन्होंने पूछा है। तो कहा हमारे प्राचीन हिंदी काव्य धारा, खा उत्तर अपभ्रंश की रचनाएं, घा हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं और घा हिंदी भाषा का विकास। तो कौन सा है देखते हैं प्रश्न का उत्तर हमारे। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हमारा है घा हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं, है ना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4। अपभ्रंश की रचनाओं को शुद्ध साहित्य कोटि में न मानते हुए भी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में स्थान देने वाले इतिहासकार कौन है। ऐसा ये वाला प्रश्न कहता है कि अपभ्रंश की जो रचना है उनको शुद्ध साहित्य कोटि में न मानते हुए फिर भी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में स्थान देने वाले इतिहासकार हमारे कौन से रहे हैं। का हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा रामचंद्र शुक्ल जी, गा गिरीशन और घा मिश्र बंधु जी। तो ये प्रश्न का उत्तर हमारे 4 प्रश्न का उत्तर है हमारे खा। ये कहते हैं हमारे कौन, रामचंद्र शुक्ल जी। 1929 में अपना एक इन्होंने इतिहास लिखा था हिंदी साहित्य का विकास, जिसे परिवर्तित करके उन्होंने फिर हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम दे दिया था। आगे चलते हैं अगर प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कहता है हमारा आदिकाल का आरंभ मुंज या भोज के समय से मानने वाले विद्वान हैं। तो कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र या फिर रामचंद्र शुक्ल जी या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो आदिकाल का जो आरंभ होता है राजा मुंज के समय से या फिर राजा भोज के समय से, ऐसा उन्होंने माना है। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, है ना। ये भी हमारे किसने माना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऐसा कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारे आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय नाम प्रस्तावित करने वाले विद्वान कौन से हैं। यानी का रामचंद्र शुक्ल या फिर प्रेमकांत टंडन, गा केसी नारायण शुक्ल या बच्चन सिंह। तो आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय का जो नाम दिया था, प्रस्तावित जो नाम दिया था, उन्होंने कौन से थे हमारे, डॉक्टर बच्चन सिंह थे। ये हमारे बच्चन सिंह थे, जिनका पूरा नाम था हरिवंश राय बच्चन। और मधुबाला नाम की इन्होंने कई सारी अपनी बहुत अच्छी रचनाएं लिखी हैं, जो अभी आपको देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न कहता है हमारे प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। पंक्ति किस इतिहास ग्रंथ से अवतरित है। ये पंक्ति जो किस इतिहास ग्रंथ में लिखी गई है। यानी प्राकृत की अंतिम अवस्था कौन सी है। तो प्राकृत की अंतिम अवस्था हमारी कौन सी है, ये इसके बारे में पूछा गया है। तो देखते हैं इसके बारे में क्या कहा गया। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी काव्य धारा, हिंदी के प्राचीन कवि, उनकी कविताएं। तो ये प्रश्न नंबर हमारा था। प्रश्न नंबर हमारा था हिंदी प्राकृत की अंतिम अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। तो किस इतिहास ग्रंथ से अवतरित है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास से ही अवतरित, जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है।
है ना। ये हिंदी साहित्य का इतिहास से ही अवतरित था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हमारा, दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता कवि कौन है? दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता कौन है, यानी कि सबसे पहला प्रयोग किस विद्वान के द्वारा किया गया है? दोहा चौपाई शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो ये प्रश्न नंबर हमारा था सरहापाद। ये सबसे पहले इन्होंने अपनी रचनाओं में दोहा कोश, आचार्य गीत कोश, इन दो रचनाओं में अपनी दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोग किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, जैन परंपरा का सर्वप्रथम कवि कौन है? यानी जैन परंपरा सर्वप्रथम जो कवि रहे हैं, जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि हमारे कौन रहे हैं? तो ये प्रश्न कहता है हमारा, ये हमारे कौन रहे हैं? हमारे शंभु जी रहे हैं, जो जहां से अपभ्रंश की शुरुआत होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न कहता है हमारा, बौद्ध सिद्धों के प्रथम साहित्यिक उद्धारकर्ता संपादन का कार्य शुभारंभ है। यानी बौद्धों और सिद्धों के प्रथम साहित्यिक उद्धारकर्ता, यानी जो सबसे पहले उद्धारकर्ता, यानी सबसे पहले उद्धार हुआ था, उसका जो संपादन करने वाले, जो कार्य का शुभारंभ जिन्होंने किया था, वो कौन थे? का प्रवर चंद बगीची, खा वेंडल, गा कर्नाटांड या फिर राहुल संकेतायन जी। तो हमारे जो बौद्ध सिद्धों के प्रथम साहित्यिक उद्धारकर्ता थे, जो उन्होंने सबसे पहले संपादन का कार्य शुभारंभ किया था, वो थे हमारे ये वेंडल जी, है ना। वेंडल जी ने किया था संपादन कार्य का शुभारंभ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, राहुल संकेतायन के सिद्धों के चर्यापद और दोहों को किस शीर्षक से संपादित किया गया है ना। राहुल संकेतायन ने सिद्धों के चर्यापदों और दोहों को किस शीर्षक से संपादित किया है? वो का ऑप्शन का बोधगान ओ दोहा, दोहा कोश, खा या फिर गा हिंदी काव्यधारा, घा चर्यापद। तो बताइए कौन सा है प्रश्न का उत्तर हमारे तो ये हमारे हैं कौन सा? बोधगान ओ दोहा। बोधगान दोहा में लिखा गया है, जैसे प्राकृत में दोहा अथवा दोहा कह देने से ही उसका बोध हो जाता है, वैसे ही राहुल संकेतायन ने सिद्धों के चर्यापद और दोहों के शीर्षक से इनको संपादित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 12वां, पंच मकार मद मास मत्स्य मैथुन और मुद्रा का विधान किस साहित्य में मिलता है? यानी पूछा गया प्रश्न में कि 5 मकार है हमारे, 5 मकार कौन कौन से हमारे? एक तो मद है, मास है, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा का विधान किस साहित्य में मिलता है? ये पूछा गया कि किस साहित्य से संबंधित है, ये किस साहित्य में देखने को मिलता है। तो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर हमारा का ऑप्शन नंबर का जैन साहित्य, खा नाथ साहित्य, गा संत साहित्य या फिर घा सिद्ध साहित्य। तो ये कौन से साहित्य में मिलता है? ये हमारा सिद्धों में मिलता है। सिद्धों ने सिद्ध किया था कि 5 मकार होते हैं, कौन कौन से? मद, मास, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा, है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिद्धों के चर्या गीत दोहा कोश का प्रकाशन दोहा बोधगान ओ दोहा नाम से मध्य प्रदेश हरप्रसाद शास्त्री ने किस वर्ष किया है? तो जो सिद्धों जो चर्या गीत अब दोहा का प्रकाशन किया था बोधगान ओ दोहा नाम से, वो किस वर्ष किया था? तो ये किया था हमारा 1917 ईस्वी में। ये हमारा रहा था 1917 ईस्वी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता कौन है? का गोरखनाथ, घा कर्णापा, घा सरहापाद, घा लुईपा। तो बताइए कौन है दोहा कोश के रचनाकार? ये सबसे अच्छा प्रश्न है। तो ये हमारे हैं सरहापाद, है ना। सरहापाद ने दोहा कोश और चर्या गीत कोश लिखा है। प्रश्न नंबर हमारा 15 कहता है, पुस्तक जल्लड़ हथ दे चली गज्जन निरपकाज उक्ति किस कवि की है? यानी ये पंक्ति किसने लिखी है? ये किसके द्वारा लिखी गई है? का याग्निक द्वारा, या खा विद्यापति के, या घा नरपति नल्ला के, या फिर चंद्रवरदाई के। तो बताइए किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक ये लिखा गया हमारी पंक्ति चंद्रवरदाई जी के द्वारा, क्योंकि चंद्रवरदाई जी जब ये अपनी उसको रचना को अधूरा छोड़कर चले गए तो उनके एक पुत्र का नाम था जल्लड़, और जल्लड़ ने उस रचना को पूरा किया था। कौन सी? पृथ्वीराज रासो को, जो एक महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, उसको चंद्रवरदाई के जो पुत्र थे जल्लड़, उन्होंने उनको पूरा किया था। चंद्रवरदाई उसको अधूरा छोड़कर उनके हाथ में देकर चले गए थे। चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न कहता है हमारा,
आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? ऑप्शन हमारा का राहुल संकटायन, गा डॉक्टर रामकुमार वर्मा, घा गिरियसन और घा मिश्र बंधु जी। तो आदिकाल को जो सिद्ध सामंत काल का नाम दिया है वो हमारे कौन है? राहुल संकटायन जी है ना। राहुल संकटायन जी ने कहा है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल का नाम। आगे चलते हैं। संदेश रासक के रचिता का नाम क्या है? संदेश रासक जो रचना है हमारी उसके रचिता कौन है? उनका लेखक कौन है? तो इस का ऑप्शन हमारा का ऑप्शन शंभू जी, खा अब्दुल रहमान, ग हेमचंद, घा सारंगधर। तो बताइए संदेश रासक के रचिता का नाम क्या है? जो संदेश रासक रचिता हमारी लिखी गई है वो हमारी लिखी गई है अब्दुल रहमान के द्वारा, है ना। अब्दुल रहमान ने इसकी रचना की है। किसकी? संदेश रासक की। प्रश्न नंबर हमारा 18, राहुल बेल किसकी कृति है? राहुल बेल किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर का रोड़ा, खा राम सिंह, घा शंभू, घा पुष्पदंत। तो राहुल बेल कृति कैसे है? राहुल बेल कृति होती है शिला पर अंकित थी। चंपू काव्य का सबसे प्रथम दृश्य इसी में देखने को मिला है। राहुल बेल एक ऐसी रचना है जो शिला पर अंकित होती थी। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हमारी लिखी गई है रोड़ा कवि के द्वारा। और इसको पूछा गया कैसे कृति है? तो ये शिलांकित कृति है, शिलाओं पर अंकित थी इसीलिए इसको शिलांकित कहा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, मिश्र बंधुओं के द्वारा मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रजभाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया है? यानी मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रजभाषा को सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया हिंदी कविता में वो किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर का फूहकर, खा पुष्पदंत, घा सारंगधर, घा अमीर खुसरो के द्वारा। तो बताइए किसके द्वारा कहा गया? ये हमारा कहा गया सारंगधर के द्वारा, है ना। सबसे पहले मिश्र बंधुओं के अनुसार, जो मिश्र बंधु ने बात कही है उनके अनुसार कहते हैं ब्रजभाषा का सबसे पहला प्रयोग जो किया है वो सारंगधर के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। ओघड़ का संबंध किससे है? ओघड़ का नाम जो एक संबंध है, ओघड़ नाम है एक कवि का हमारे, तो किस से संबंधित है ये वाला प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन नंबर का हमारे वैष्णव मत से, खा गोरखनाथ से, ग जैन मत से, घा रामानुज जी से। तो किससे कहा गया बताइए आप इस प्रश्न का उत्तर? तो ये था हमारा कौन? गोरखनाथ जी, है ना। गोरखनाथ जी को क्या कहा गया? ओघड़नाथ भी कहा गया है। ओघड़नाथ भी उनको कहा गया है क्योंकि बहुत हठी थे, जिस बात को हट रख लेते थे वो उसको पूरा कर लेते हैं, है ना। आज प्रश्न की सीरीज यहाँ तक की थी। आगे फिर से कल मिलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कल से फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। काफी अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे हमारे कल भी, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो वीडियो को देखना ना भूलिए। और आज की वीडियो बस इतना ही। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।